नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर फर्स्ट होने वाला है। और आज की क्लास के जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से जानते हो और साथ ही एसएसटी के नाम से भी जानते हो। और उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय संस्कृति का विकास है। और ये जो भारतीय संस्कृति का जो टॉपिक है ना, वो आप लोगों का प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से ना, जो लोग प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो ना, तो उनके सिलेबस में ये सबसे फर्स्ट ना सामान्य ज्ञान में इसका टॉपिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला ना इसका थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे। और थ्योरी के बाद ना हम लोग ना टोटल 30 प्रश्न रहेगा। कितना? तो टोटल 30 प्रश्न रहेगा। उसमें हम लोग एमसीक्यू के साथ में पढ़ेंगे। और सारे एमसीक्यू को ना आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाते हुए चलूँगा। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है लगभग 25 से 26 दिन आप लोगों का बचा हुआ है। तो इस 25 से 26 दिन आप लोगों को क्या करना, विस्तार पूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन आप लोग ना सामान्य ज्ञान जो है ना उसको एकदम विस्तार से पढ़ते हुए मत बैठिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा सिलेबस के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगर प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्य भारतीय इतिहास और मॉडर्न इतिहास को पढ़ते ही रहोगे ना, तो बाकी जो सिलेबस है उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो जो जो मुख्य मुख्य जो प्रश्न है ना, मैं उसे ही लेकर के आया हूँ और आप उसे ही पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, और जो मैं समझा रहा हूँ ध्यानपूर्वक समझिएगा। और जिसे नोट करने को बोलूँगा ना उसे आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर देने से पहले आप खुद को आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इसका आप लोगों को आंसर दूंगा। और लास्ट में आप लोगों का कितना मार्क्स आता है एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, और ये क्लास होने के बाद ना मैं इसका जो पीडीएफ रहेगा ना उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिएगा बाय एमडी धीवर करके। और अगर नहीं मिलेगा ना तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग वहां से सीधे उसमें जुड़ सकते हो और जो पीडीएफ रहेगा उसको डाउनलोड करके अपना तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना इसके क्लास को फटाक से स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को क्लास मिल सके। ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो सके। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाक से इसका जो क्लास है ना उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर देखना चाहो ना तो ये भारतीय संस्कृति का विकास का ये फर्स्ट में आप लोगों का टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहला ना हम लोग ना इसका जो थ्योरी है ना उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, साथ में पढ़ते हुए चलिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। नहीं पढ़ोगे तो सिर्फ आप लोग सुनिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक विकास एक विशेष विषय है जो समृद्ध, विविध और प्राचीन इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। इसे समझने के लिए हमें भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं की ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए। प्राचीन युग में भारतीय संस्कृति का विकास उसके धार्मिक और दार्शनिक आधारों पर आधारित थी। वेदों, उपनिषदों और पुराणों के माध्यम से भारतीय संस्कृति ने मानव जीवन, धर्म और आध्यात्मिकता के सिद्धांतों को विकसित किया। इस युग में भारतीय साहित्य, कला और संगीत का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। मध्यकालीन युग में भारतीय संस्कृति ने अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए समृद्ध साम्राज्यों के साथ जुड़ने के इस युग में भारतीय साहित्य, कला और विज्ञान का विकास हुआ, जो समृद्धता और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्या है उसको भी पढ़ते हुए चलते हैं, थोड़े से है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संस्कृति का विकास अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता रहा। इस अवधि में भारतीय समाज ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए समृद्ध प्रयास किए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संस्कृति ने आधुनिकीकरण के लिए एक नया पथ चुना। आज के समाज में भारतीय संस्कृति विकास अपने गहरे इतिहास और विविधता के साथ एकीकृत रूप में आवश्यक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में भी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार भारतीय सांस्कृतिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो उसके धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के संगम से जुड़ा हुआ है। यह एक समृद्ध, विविध और अद्वितीय सांस्कृतिक की उत्थान की प्रक्रिया है जो मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। ठीक है, इसमें आप लोगों को केवल ना एक भूमिका के तौर पर बताया गया है। जो इतिहास में ना भारतीय संस्कृति का जो विकास हुआ ना इसी प्रकार से थोड़ा सा बताया गया है, कुछ विशेष उसमें नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप लोग ना अगर प्राचीन इतिहास की थ्योरी को अगर पढ़ते हुए चलोगे ना, तब तो आप लोग देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, उससे बाद फिर धीरे धीरे ऋग्वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन, फिर ऐसे ऐसे कर करके बहुत लंबा है यार। और इन 25 दिनों में आप लोगों को सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है।
तो ये ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा ना कि पूरे इतिहास को आप पढ़ते रहो, ये तो नहीं होगा ना। जो प्रमुख प्रमुख जो घटनाएं ना उसे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और एमसीक्यू के माध्यम से ना मैं आप लोगों को सारी चीज़ को ना अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। तो आप लोग ना क्या कीजिएगा, अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ को पढ़िएगा, और जो मैं बोल रहा हूँ ना नोट करने को ना तो उसे नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अब हम लोग ना प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला, गुप्त वंश के अभिलेखों में प्राप्त उद्रांग शब्द का अर्थ होता है। तो गुप्त वंश के जो अभिलेख प्राप्त हुए ना उसमें एक उद्रांग शब्द मिला है। इन शब्द का क्या अर्थ है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए मंत्री पद, ऑप्शन बी कर, ऑप्शन सी सिक्का, या ऑप्शन डी विद्रोह। तो क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहले ना इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग, फिर ना मैं इसका विस्तार पूर्वक आंसर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, गुप्त वंश के अभिलेखों में प्राप्त जो ये उद्रांग जो शब्द है ना, तो उद्रांग शब्द का जो अर्थ है ना उसका मतलब होता है कर होता है। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा उद्रांग का मतलब थोड़ा सा समझा दूँ ना, तो गुप्त वंश में ना ये जो उद्रांग शब्द मिलता है उसका जो अर्थ है वो कर होता है। और कर किस पर लगाया जाता था? तो किसानों और व्यापारियों पर लगाया जाता था। किस पर लगाया जाता था? तो किसानों और व्यापारियों पर लगाया जाने वाला जो कर था ना उसे उद्रांग कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, आप लोग का जो कर है ना वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को ये गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा बताऊं ना, तो गुप्त वंश का जो शासनकाल है ना कब? तो 320 ईस्वी से 550 तक चला था। कब चला था? तो 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था ना वो श्रीगुप्त था। कौन था? तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए ना, तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसे? तो चंद्रगुप्त प्रथम को ना गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन गुप्त वंश का सिर्फ संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त को आप लोगों को लेना है, ठीक है। और ये जो सन है ना उसे आप लोगों को याद रखना है। खासतौर से ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जिसमें इसका संस्थापक और वास्तविक संस्थापक के बारे में दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इतने बातें को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये जो प्रश्न है ना अब आप लोगों का थोड़ा सा कूट में आ गया है, ठीक है। और अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी का जो प्रश्न है वो केवल इसी प्रकार से पूछा जा रहा है, मतलब कूट में पूछा जा रहा है। तब तो आप लोग को विस्तार पूर्वक इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों को उनके कालक्रम अनुसार सुमेलित कीजिए। मतलब ये जो स्तंभ 1 दिया गया है और स्तंभ 2 दिया गया है। स्तंभ 1 में ना जो जैन धर्म के जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, ठीक है, उसको और उसका जो सीक्वेंस दिया है उसको दिया गया है। मतलब सबसे पहला जो महापुरुष था वो कौन था, दूसरा तीसरा कौन था, ये सारा चीज़ को आप लोगों को बताना है, ठीक है। जैसे एक को देखिए आदित्यनाथ, दूसरा को देखिए महावीर, तीसरा को देखिए पार्श्वनाथ, चौथा को देखिए अजितनाथ। और पहला इसमें देखिए 23, 24, 2 और 1। तो क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहले आप बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहले आप बताइए, फिर इसका ना मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ये जो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया है ना उसे आपस में सुमेलित करते हैं, मतलब मिलाते हुए चलते हैं। और सबसे पहला अगर आप लोगों ने प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जैन धर्म में टोटल जो है वो कितने तीर्थकर थे। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे। सबसे पहला तीर्थकर कौन था? तो सबसे पहला जो तीर्थकर है ना वो त्रिशबनाथ था, आप लोगों को पता ही होगा। और आप लोग ऑप्शन में ढूंढ रहे होंगे कि सर इसमें त्रिशबनाथ कहाँ है, जबकि पहला इसमें दे दिया गया है, तो फिर कैसे लें? तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो आदिनाथ जो दिया है फर्स्ट में ना वो आदिनाथ का ही नाम जो है वो त्रिशबनाथ है। मतलब उसका जो अन्य नाम है ना त्रिशबनाथ का, तो उसका आदिनाथ भी नाम है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो ए का क्या आएगा? तो ए का ये चौथा जो रहेगा ना वो आ जाएगा पहला वाला। ये पहला आप लोग को समझ में आया। आदिनाथ जो थे मतलब त्रिशबनाथ जो है ना वो सबसे पहला जो जैन धर्म का जो तीर्थकर था ना वो पहला तीर्थकर था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके अलावा ये जो बी महावीर है, बी का क्या आएगा?
तो बी का आप लोगों का ये जो दूसरा 24वां जो तीर्थकर था वो आ जाएगा। आप लोग को पता था ना कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर मतलब 24वां तीर्थकर कौन था, तो वो आप लोग का महावीर स्वामी था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। उसके अलावा सी को देखो, पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ है वो कौन से नंबर पे था, तो जो पार्श्वनाथ था ना वो आप लोग का पहला नंबर मतलब 23वां में आ जाता है। मतलब 23वां नंबर का जो तीर्थकर है ना वो पार्श्वनाथ था। और चौथा में जो दिया है मतलब जो डी दिया है अजीतनाथ, तो अजीतनाथ जो है ना वो दूसरा था। कौन सा था, तो अजीतनाथ दूसरा था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कम से कम आप लोगों को किसे याद रखना है, आप लोग को सबसे पहला जो जैन धर्म का जो संस्थापक मतलब जैन धर्म में जो पहला तीर्थकर था ना उसे याद रखना है, मतलब आदिनाथ या त्रिशब्देव, इसको याद रखना है। उसके अलावा 23वां नंबर में कौन आता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। 23वां नंबर में आप लोग का पार्श्वनाथ आता है और चौथा नंबर में महावीर स्वामी आता है। सबसे ज़्यादा पहला, 23वां और 24वां को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है, इसके क्रम को, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार से आप लोग को ना कूट में दिया जाएगा और सीक्वेंस को जमाने को दिया जाएगा, तो कैसे करोगे, इसी प्रकार से आप लोग को सॉल्व करना ही ना पड़ेगा जी हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कंठ उपनिषद, ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी महा उपनिषद या ऑप्शन डी श्रीमद् भागवत गीता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहला, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम हम हमेशा बोलते रहते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहला आप गेस कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी महा उपनिषद करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला ना ये जो वसुधैव कुटुंबकम जो है ना वो किससे संबंधित है बोला गया है, मतलब किससे लिया गया है। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो शब्द है ना वो महा उपनिषद से लिया गया है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और उसके अलावा ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ना तो इसका जो अर्थ बताऊँ ना तो संपूर्ण विश्व एक परिवार है। क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। और आप लोगों ने हमारा जो प्रधानमंत्री मतलब मोदी जी है उसके मुखमंडल से हमेशा आप लोगों ने सुनता होगा कि वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते रहता है हमेशा, है ना। मतलब संपूर्ण जो विश्व है वो हमारा एक परिवार है वो कहते रहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना महा उपनिषद, तो इससे लिए गए। तो ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को याद रखनी है ये वाली बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन है। ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी सप्त सिंधु प्रदेश। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी सप्त सिंधु प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। कैसे, ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन है बोला है। तो जो निम्न क्षेत्र का वर्णन है उसमें सिर्फ सप्त सिंधु प्रदेश का वर्णन किया गया है। अब ये सप्त सिंधु प्रदेश है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। सप्त सिंधु प्रदेश आर्यों का एक देश है जिसमें सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी, सरस्वती नदी, झेलम नदी, ठीक है, पुरुषपोड़ी नदी, रावी नदी, शुद्रंग नदी मतलब जिसको सतलज बोलते हैं हम लोग, विपाशा नदी जिसको व्यास बोलते हैं, इन आदि नदियों का उल्लेख है इसमें, ठीक है। किसमें, तो सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास के जो एरिया है ना उसमें इन सारी चीज़ों का उल्लेख है। और ऋग्वेद में ना इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सप्त सिंधु प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थल से प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी उज्जैनी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। आपके लिए तो ये सरल हो सकता है। कैसे, तो थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे तो सरल है आप लोगों के लिए। ऑप्शन में ही आप लोग का आंसर पता चल जाएगा। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उज्जैनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से प्राप्त नहीं हुआ बोला। क्या, तो प्राप्त नहीं हुआ है बोला है। तो प्राप्त नहीं हुआ वो उज्जैनी ना हो जाएगा। जी हैं, क्योंकि देखो हड़प्पा सभ्यता जो था वो एक नगरीय सभ्यता था, आप लोग को पता होगा। उसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता जो है ना उसमें आप लोगों को पता होगा कि मोहनजोदड़ो उसका एक शहर है, हड़प्पा उसका एक शहर है, लोथल उसका एक शहर है, लेकिन उज्जैनी कहाँ से उसका नाम उल्लेख है। जी हैं, ये तो है ही नहीं।
तो इस प्रकार से आप लोग का ईजी हो जाएगा ना, ये जो उज्जैनी है वो बाकी से अलग हो जाएगा और प्राप्त नहीं हुआ है बोला है जो अवशेष है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उज्जैनी करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था आप लोगों के लिए सरल होगा ट्रिक लगाओगे तो बोल करके। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोग सबसे पहला ये जान लीजिए कि आप लोगों का जो ना पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से जो लोग भी डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं ना, उसमें केवल 12th लेवल से पूछा जाएगा, मतलब 12वीं के लेवल से पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये भ्रम आप लोग छोड़ दीजिए कि व्यापम पीएससी के लेवल से एकदम हार्ड क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो आप लोगों से बन जाए ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए तो फिर ना हम सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़ लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी लुम्बिनी वन या ऑप्शन डी राजगृह। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी वन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला गौतम बुद्ध का जन्म स्थान पूछा है, तो जो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है ना वो लुम्बिनी नामक वन में उसका जन्म हुआ था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना 563 में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और वो उसका जो जन्म हुआ था ना वो शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन, मतलब शाक्य वंश का जो राजा था ना शुद्धोधन, तो उसका ये पुत्र था। और उसकी जो माता थी महामाया देवी था। ये दोनों को नाम को आप लोगों को याद रखना, मतलब उसके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम क्या था? तो माता का नाम महामाया देवी था। इन दोनों के नाम को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और उसके अलावा एक बात आप लोग और जान लीजिए कि ये जो लुम्बिनी नामक वन है ना उसमें भारतीय सम्राट जो अशोक था ना, मतलब जो महान अशोक हम लोग बोलते हैं ना, उसने लुम्बिनी नामक वन पे ना अशोक स्तंभ स्मारक बनवाया था, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी केन उपनिषद, ऑप्शन सी ईशावास्य उपनिषद या ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी मुंडक उपनिषद करेक्ट हो जाएगा। ये जो मुंडक उपनिषद है ना उसे मुंडकोपनिषद भी कहा जाता है। इन दोनों बातों को आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सत्यमेव जयते हैं ना वो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आप लोगों को पता होगा। और ये जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ना उसे 26 जनवरी, कब? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को ना इसे अपनाया गया। और ये जो सत्यमेव जयते हैं आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का जो राष्ट्रीय चिन्ह, मतलब जो 4 शेरों वाला जो चिन्ह है ना जिसे सारनाथ से लिया गया था, आप लोग को पता होगा, उसके नीचे भी लिखा जाता है ना सत्यमेव जयते। आप लोगों ने कॉइन में भी देखा होगा, नोट में भी देखा होगा लिखा हुआ। तो हमारा जो ये राष्ट्रीय जो आदर्श वाक्य है ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और ये वाला जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। उत्तर वैदिक काल में ग्रामों में ग्राम्यवादीन कौन कहलाता था? ऑप्शन ए अध्यक्ष, ऑप्शन बी ग्रामीणी, ऑप्शन सी न्यायालय या ऑप्शन डी मुखिया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी न्यायालय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो उत्तर वैदिक काल में ग्राम्यवादीन बोला है। ठीक है, जो ग्राम्यवादीन है वो छोटा तौर पे न्यायालय कहलाता था। मतलब वो उत्तर वैदिक काल में जो ग्राम होता था ना, ग्राम में जो न्याय का सबसे छोटा इकाई था ना उसे ग्राम्यवादीन कहा जाता था, जहाँ न्याय होता था। और सबसे बड़ा इकाई इसका बात करूँ ना तो वहाँ का राजा ही सर्वे सर्वा होता था, मतलब सर्वोपरि, मतलब सर्वोच्च न्यायाधीश वहाँ का जो राजा था ना वो होता था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ग्राम्यवादीन का जो मतलब होता है वो न्यायालय होता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। गुप्त युग के इस महान विद्वान ने ज्योतिषी का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। ऑप्शन ए वराहमिहिर, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी चरक या ऑप्शन डी कालिदास। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है वराह मिहिर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो गुप्त युग के इस महान विद्वान ने ज्योतिषी का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा बोला है। तो जो ज्योतिषी का प्रसिद्ध ग्रंथ जो लिखा था ना वो वराह मिहिर ने लिखा था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो वराह मिहिर है ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न था। कितना? तो 9 रत्नों में से एक रत्न वराह मिहिर था। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और उसके अलावा जो वराह मिहिर है ना उन्होंने वृहद संहिता लिखा था। क्या लिखा था? तो वृहद संहिता नामक पुस्तक लिखा था जिसमें खगोल विज्ञान और उसमें ना मंदिर के बारे में, ग्रह के बारे में, ग्रह की गति के बारे में, गणित के बारे में, आदि ऋतुओं के बारे में लिखा था। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सुना होगा ना कि हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे मनोवैज्ञानिक मतलब कई ऐसे जो विद्वान हुए, ज्योतिषी हुए जिन्होंने खगोल का तो पहले से ही जानते थे, मतलब ग्रह की चाल के बारे में पहले से ही जानते थे। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, मतलब गुप्त काल से ही उन लोगों को ना जो खगोल विज्ञान के बारे में मतलब अंतरिक्ष में जो ग्रह हैं ना उनके बारे में पहले से उन लोगों को नॉलेज था। आप लोगों ने सुना होगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वराह मिहिर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। पुराणों की संख्या है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 23। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 18 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो पुराणों की संख्या पूछा गया है, जो पुराणों की संख्या है वो आप लोग का 18 होगा, आप लोग को पता होगा। और अगर मैं पुराणों का शाब्दिक अर्थ बोलूँ ना तो पुराणों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्राचीन आख्यान होता है या प्राचीन या पुरानी कथा होता है। तो इन दोनों बातों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। प्राचीन काल में चांदी के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी कारशापर्ण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्राचीन काल में चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था बोला है। तो जो प्राचीन काल में ना चांदी के सिक्के हैं ना उसे रूपक नाम से जाना जाता था। क्या? तो रूपक नाम से जाना जाता था। ठीक है, ना ही कुषण होगा, ना ही पर्ण होगा और ना ही करसापर्ण होगा। तो क्या नाम से जाना जाता था? तो रूपक नाम से जाना जाता था जो चांदी के सिक्के हैं उसे। और ये जो चांदी के सिक्के हैं ना वो गुप्त काल में चलाया गया था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता है जो गुप्त काल में चलाया गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी मेगस्थनीज या ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी मेगस्थनीज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इंडिका के लेखक कौन है बोला है। इंडिका का जो लेखक है ना वो मेगस्थनीज था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। और ये जो मेगस्थनीज है ना जिसका पुस्तक जो है वो इंडिका है। इंडिका में क्या वर्णन किया गया? तो इंडिका में ना मौर्यकालीन ना इसके शासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया। मतलब शासन व्यवस्था उस समय का समाज कैसा था, उस समय का राजनीति कैसा था और उस समय का आर्थिक व्यवस्था कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में ना वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडिका के जो लेखक है वो मेगस्थनीज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु सभ्यता थी ऑप्शन ए ग्रामीणी सभ्यता, ऑप्शन बी नगरीय सभ्यता, ऑप्शन सी कृषि आधारित सभ्यता या ऑप्शन डी लौह युगीन सभ्यता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी नगरीय सभ्यता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु जो सभ्यता थी ना वो नगरीय सभ्यता थी। हालांकि वो ग्रामीण गांव में रहता था लेकिन उनकी जो सभ्यता थी ना वो नगरीय सभ्यता थी। मतलब हर चीज़ जो था ना वो काफ़ी उन्नत किस्म से था, जैसे नालियों की व्यवस्था, स्नानागार की व्यवस्था, अलग अलग प्रकार से सभी चीज़ों की व्यवस्था थी, जिससे पता चला ना कि वो जो है ना वो नगरीय सभ्यता थी। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सिंधु सभ्यता
है ना उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नगरीय सभ्यता आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। आपका जो प्रश्न रहेगा ना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। धर्म चक्र प्रवर्तन संबंधित है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म या ऑप्शन डी शैव धर्म। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है बौद्ध धर्म करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो धर्म चक्र प्रवर्तन संबंधित है बोला है, तो जो धर्म चक्र प्रवर्तन जो संबंधित है ना ऑप्शन नंबर ए ना बौद्ध धर्म से संबंधित था। और बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वो गौतम बुद्ध था, आप लोगों को पता होगा। और गौतम बुद्ध ने ना सबसे पहला जो उपदेश दिया था ना उसे ही ना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। प्राचीनतम वेद का नाम है ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद या ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्राचीनतम वेद का नाम है पूछा है, तो सबसे प्राचीनतम और सबसे पहले जो वेद का निर्माण हुआ ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद हुआ। और उसके बाद दूसरा में जो निर्माण हुआ वो दूसरा है अथर्ववेद होगा। ठीक है, और तीसरा जो होगा वो सामवेद हो जाएगा तीसरा आप लोगों का। और सबसे चौथा जो लास्ट में ये हुआ ना वो यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का जो चारों सीक्वेंस में जो क्रम है ना वो आप लोग से पूछा जा सकता है। और सेम प्रश्न को घुमा करके कैसे पूछा जा सकता है कि वेदों के निर्माण के क्रम को सीक्वेंस बाय जमाइए, तो आप लोग को ऑप्शन दे सकता है अलग अलग कर करके इसों को घुमा करके। तो आप लोगों को याद रखना है सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा में होगा अथर्ववेद, तीसरा में होगा सामवेद और चौथा में होगा यजुर्वेद। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। भीमबेटका के शैल चित्र किस जिले में स्थित है ऑप्शन ए रायसेन, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी होशंगाबाद या ऑप्शन डी रीवा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है रायसेन करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो भीमबेटका शैल चित्र किस जिले में स्थित है बोला है, तो भीमबेटका जो शैल चित्र है ना वो मध्य प्रदेश के रायसेन जो जिला है ना वहाँ स्थित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब सबसे पहला सवाल आता है कि ये भीमबेटका शैल चित्र है क्या, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लो कि भीमबेटका जो शैल चित्र है ना वो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल का ना जो प्रमुख सभ्यताएं हैं ना उसके बारे में वर्णन किया गया है, मतलब चित्रों के माध्यम से वर्णन किया गया है। और ये जो भीमबेटका शैल चित्र है ना लगभग 30,000 साल पुराना है। कितना, तो 30,000 साल पुराना है। और ये जो भीमबेटका जो शैल चित्र है वो विश्व विरासत में मान्यता प्राप्त है, मतलब आप लोग को पता होगा ना कि यूनेस्को का विश्व धरोहर में इसको मान्यता प्राप्त है। ये जो भीमबेटका जो शैल चित्र है वो, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इसमें क्या है, जैसे मनुष्य के शिकार करते हुए, नृत्य करते हुए, पशु और समुदाय का जो जीवन है ना उसका चित्रण इसमें किया गया है, मतलब चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रायसेन करेक्ट हो जाएगा, मतलब मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। जैन धर्म की द्वितीय महासभा का आयोजन करने वाला शासक का नाम है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन सी अमोधवर्ष या ऑप्शन डी खारवेल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो आंसर है ना वो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, गूगल कर लीजिए और गूगल करने के बाद ना इसका आंसर दे दीजिएगा अलग, अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा तो। ठीक है, और जब भी मैं इसका नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना तो ये प्रश्न सबसे पहला जरूर लेकर आऊँगा और इसका आंसर आप लोगों को जरूर दूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग अवश्य देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। राजतरंगिणी का लेखक निम्नलिखित में से कौन था, ऑप्शन ए कल्हड़, ऑप्शन बी खेमचंद, ऑप्शन सी बाणभट्ट या ऑप्शन डी भर्तृहरि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
चलिए प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए कल्हड़ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो रास तरंगिणी का लेखक पूछा है और रास तरंगिणी का जो लेखक है ना वो कल्हड़ है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और सबसे पहला आप लोग ये जान लो कि ये जो रास तरंगिणी है उसका अर्थ क्या है। तो रास तरंगिणी का जो अर्थ है ना वो राजाओं की नदी होता है, मतलब राजाओं का इतिहास या राजा के समय का प्रवाह कहा जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो रास तरंगिणी है ना उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। किसका? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कल्हड़ करेक्ट हो जाएगा। रास तरंगिणी का लेखक कौन है? तो कल्हड़ हो जाएगा। और रास तरंगिणी में क्या वर्णन है पूछा जाएगा तो कश्मीर के राजाओं का वर्णन है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। स्यादवाद का दर्शन किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी नेमिनाथ, ऑप्शन डी अनंतनाथ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी महावीर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो स्यादवाद का दर्शन जो है वो किससे स्थापित है बोला है, मतलब किसने स्थापित किया है ये बोला है। तो स्यादवाद का जो दर्शन है वो महावीर स्वामी ने स्थापित किया था और ये जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब ये स्यादवाद क्या होता है थोड़ा सा आप लोग ये जान लो। स्यादवाद का जो अर्थ होता है वो सापेक्षतावाद होता है और सापेक्षतावाद का मतलब किसी वस्तु के गुण को समझना और समझने के लिए ना अभिव्यक्त करना जो है ना, मतलब किसी वस्तु के गुण को समझकर उसे अभिव्यक्त करना ना, मतलब सरल तरीके से ना, तो उसे स्यादवाद कहते हैं या उसे सापेक्षतावाद कहते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महावीर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी राखीगढ़ी या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो कौन सा स्थान जो है ना वो हरियाणा में स्थित है आप लोगों को ये बताना है, तो जल्दी बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सिंधु सभ्यता में निम्न स्थल जो है ना वो हरियाणा में स्थित है बोला है। तो कौन सा स्थान है जो हरियाणा में स्थित है? तो वो राखीगढ़ी स्थान है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो राखीगढ़ी का जो उत्खनन है ना वो अमरेंद्र नाथ ने किया था। कौन कौन किया था? तो अमरेंद्र नाथ ने ना इसका उत्खनन करवाया था। कब करवाया था? तो 1997 में करवाया था। कब? तो 1997 में अमरेंद्र नाथ ने करवाया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। 1997 से 1999 के दौरान इसका जो उत्खनन है वो करवाया था। और ये कहाँ स्थित है राखीगढ़ी? तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से एक आप लोगों का कूट जो प्रश्न है वो पूछा गया है। खासतौर से जो कूट प्रश्न आएगा ना वो आप लोग का सिंधु घाटी सभ्यता से ही पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि कूट अधिकतर उसी में से ही बनता है। प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों को नदियों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब ये जो आप लोग का स्थान दिया है और यहाँ जो उसका नदी का नाम दिया, दोनों को आप लोग को बताना है। कौन सी नदी के किनारे पर कौन सा जो स्थल है वो स्थित है ये बताना है। ऑप्शन सबसे पहला ए को देखो लोथल, दूसरा देखो रोपड़, तीसरा चन्हुदड़ो, चौथा बनावली। ए सिंधु, बी सरस्वती, सी भोगवा, डी सतलज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, सबसे पहला लोथल को देखो। लोथल जो है वो आप लोग का कहाँ है? तो भोगवा में स्थित है। लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये बात आप लोग को याद रखना है। दूसरा में देखो रोपड़, तो रोपड़ कहाँ स्थित है? तो रोपड़ आप लोग का सतलज नदी के किनारे स्थित है, ये बात आप लोग को याद रखना है। तीसरा देखो चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो कहाँ स्थित है? तो चन्हुदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये बात आप लोग को याद रखना है। और उसके अलावा चौथा देखो बनावली, तो बनावली जो है ना वो आप लोग का सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो ये चारों जो जगह है ना उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वो आप लोगों के लिए अच्छा है। नहीं तो इसका PDF तो वैसे ही मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी देख पाओगे। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अशोक के धम्म दर्शन में मौजूद नहीं था? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी धार्मिक सहिष्णुता, ऑप्शन सी पाप का भय या ऑप्शन डी सभी को समान व्यवहार। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी पाप का भय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अशोक के धम्म दर्शन में मौजूद नहीं है बोला है। तो अशोक के धम्म और दर्शन में जो मौजूद नहीं है ना, वो पाप का भय नहीं था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। बाकी अहिंसा तो मौजूद था, धार्मिक सहिष्णुता भी मौजूद था, सभी को समान व्यवहार भी मौजूद था, केवल केवल पाप का भय जो है ना वो मौजूद नहीं था, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। मौर्य काल में श्रेणी का अर्थ होता था। ऑप्शन ए वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी सेना का पद, ऑप्शन सी व्यापारी एवं शिल्प संघ या ऑप्शन डी मंत्री परिषद। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी व्यापारी एवं शिल्प संघ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मौर्य काल में ये जो श्रेणी जो लिखा है ना, तो श्रेणी का जो अर्थ था वो व्यापारी एवं शिल्प संघ ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी वल्लभी या ऑप्शन डी विक्रमशिला। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र माना गया है। तो जो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था ना मौर्य काल में वो तक्षशिला था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और एक बात आप लोग और याद रखिए कि आधुनिक अफगानिस्तान के पूर्व भाग में ना, मतलब जो अभी का अफगानिस्तान है ना, तो उसके पूर्व भाग में गांधार है। और गांधार जो है वो महाजनपद के नाम से जाना जाता है, मतलब 16 जो महाजनपद थे ना तो उसी में से एक था। और वहीं पर तक्षशिला मौजूद है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और तक्षशिला जो है वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है। ऑप्शन ए साम्यक दर्शन, ऑप्शन बी साम्यक सूत्र, ऑप्शन सी साम्यक चरित्र या ऑप्शन डी साम्यक ज्ञान। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी साम्यक सूत्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जैन धर्म के अनुसार निम्न में से सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है बोला। जो त्रिरत्न का जो सिद्धांत नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी साम्यक सूत्र नहीं होगा। बाकी साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन, साम्यक चरित्र ये त्रिरत्न में आता है। जो जैन धर्म है ना उसके त्रिरत्न के जो सिद्धांत है ना उसमें आता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। क्या क्या? साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक चरित्र, तीनों इसके त्रिरत्न में आता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।